कैंसर एक घातक बीमारी है और लंग कैंसर उनमें से एक है। वेरोनिका, क्या तुम जानती हो कि लंग कैंसर का मुख्य कारण क्या है? स्मोकिंग। वेरोनिका की ही तरह हम में से बहुत सारे लोग इसी चीज़ का यही सोचते हैं कि कैंसर जो है, लंग कैंसर जो है, उसका मुख्य कारण है स्मोकिंग। लेकिन सिर्फ स्मोकिंग ही ऐसा कारण नहीं है। ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने आज तक स्मोकिंग की ही नहीं है, उनको भी लंग कैंसर हो सकता है। आज 1 अगस्त है और आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जा रहा है ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। इसीलिए आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम लंग कैंसर को लेकर बातचीत करेंगे। इससे जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर रोशनी डालेंगे, जिसके लिए हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश गर्ग का। नमस्कार डॉक्टर, आपका स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थेसियोलॉजी एंड पैलिएटिव मेडिसिन, एम्स न्यू दिल्ली से। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर उल्लास बत्रा जी भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप को डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गेटिंग अस हियर। सो डॉक्टर, अगर बात करें कि जैसा अभी वेरोनिका ने कहा कि स्मोकिंग ये एक रीज़न है, तो कैसे स्मोकिंग से ही लंग कैंसर होगा या इसके और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम समझे इस बात को, स्मोकिंग तो एक मेन कैंसर होने का वजह है ही। और मुख्यतः अगर ट्रेडिशनली देखें तो हम जानते हैं कि स्मोकिंग इज़ इक्विवेलेंट टू लंग कैंसर्स एंड ओरल कैंसर्स एट टाइम्स। लेकिन अगर बाकी जो हमारे लंग्स को प्रभाव करता है वो भी एक लंग कैंसर का माध्यम बन सकता है। एक्टिव स्मोकिंग हम सब जानते हैं, हमें लगता है कि अगर मैं स्मोक नहीं कर रहा हूँ तो शायद मैं स्मोकर नहीं हूँ। बट हमें ये भी समझना होगा कि पैसिव स्मोकर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैं स्मोक नहीं कर रहा हूँ बट सामने वाला भी ना करे, इसलिए हमें थोड़े से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो ट्राई टू अवॉइड पैसिव स्मोकिंग। एंड साइमल्टेनियसली अगर हम देखें कि आज का जो एनवायरनमेंट है, जो एयर पॉल्यूशन है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हैं, अगर आप थोड़े से गांव के एरिया में चले जाए, हम सोचते हैं कि वहाँ का शायद वातावरण थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन वहाँ पर ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग, चूल्हे के जैसे यूज़ होता है, फिल्टर्स वहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं। वो एक माध्यम बन जाते हैं कैंसर को उजागर करने का। AQI also ये भी एक रीजन हो सकता है। यस, AQI की बात करें, हम बात करते हैं ना, उसमें एक आता है स्क्रीन पे PM करके आता है, राइट? सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर लंग कैंसर्स। एंड जो हम चाहते हैं कि कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं जब हम टोबैको स्मोक करते हैं। सिमिलर अदर कार्सिनोजेंस आर आल्सो देयर व्हेन दोज पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज फ्रॉम vehicles, from industries, from burning of the woods and other things. So those particles are also carcinogenic. And that's why we say that smoking remains one of the important reason. But बाकी कारणों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और होता यह है कि हमारे पास ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये एरिया स्मोकिंग फ्री एरिया रहेगा। एयर विल फ्लो एवरीवेयर. So when a smoking free area is contaminated by many other sources, so सारा एक combined हो जाता है। Right. तो अगर हम बोले कि हम कैंसर की जब बात करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि 1 + 1 2 के बराबर होगा। थोड़ा सा स्मोकिंग आया, थोड़ा सा टोबैको किया, थोड़ा सा पोल्यूशन आया, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं, खाने पीने का असर आ गया। आजकल के थोड़े से फैशन के दौर में people are moving towards hookah bars and all those things. I mean, people thinks that smoking is traditionally by बीड़ी or cigarette, but people are using nicotine based e-cigarettes also. So they are not safe. तो कुल मिला के समस्या बहुत जगह है, लेकिन डायग्नोसिस की अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस फेटल इसलिए हो जाते हैं कि राइट टाइम पे उसका डायग्नोसिस नहीं किया जाता, तो कैसे इसका डायग्नोस संभव है? देखिए, डायग्नोसिस इज़ वेरी इजी। आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं। एक, आपको देखना है कि बीमारी आपके शरीर में कहाँ कहाँ पे है, वो पेट स्कैन से मालूम चलता है। और आपकी बीमारी किस तरह की है वो हमें बायोप्सी से मालूम चलता है। सबसे बड़ी मिथ्या ये है, लोग बायोप्सी नहीं कराते हैं कि जी बायोप्सी किया तो कैंसर फैल जाएगा। इससे बड़ी गलत बात कुछ नहीं है। मैं नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है। इनफैक्ट जब तक मुझे मालूम ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में जो लंग में शैडो है वो किस कारण से है, क्या वो टीबी तो नहीं है, क्या वो निमोनिया तो नहीं है, क्या वो कैंसर है, तो इसके लिए बायोप्सी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आजकल
कैंसर, लंग कैंसर में बहुत सारा लेटेस्ट दवाइयाँ, ओरल दवाइयाँ, इम्यूनोथेरेपी वगैरह जो है वो आ गई हैं। तो उसको भी पता करने के लिए हमें टिश्यू बायोप्सी चाहिए। ओके तो अगर एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लंग कैंसर के लिए है तो वो है आपकी बायोप्सी। हम लोग नॉर्मली जब पैदा होते हैं तो हम बोलते हैं जी हमारी जन्म पत्री बनती है। कैंसर का पेशेंट जब डायग्नोज होता है तो हम उसकी जिनोमिक पत्री बोलते हैं। ओके और ये जिनोमिक पत्री कि आपको ओरल दवाई मिलेगी, आपको इम्यूनोथेरेपी मिलेगी, आपको कीमोथेरेपी मिलेगी, वो सिर्फ मालूम चलता है आपकी बायोप्सी। और प्रिवेंटिव डायग्नोसिस किस किस को करा लेना चाहिए? व्हाट्स द राइट एज फॉर दैट? सो राइट एज इज, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आपने 15 साल से ज्यादा स्मोकिंग किया है तो 45 साल के बाद से हम लोग एडवोकेट करते हैं कि एक लो डोज सिटी स्कैन 2 साल में एक बार कराना चाहिए। ठीक है। ये नेशनल गाइडलाइन अभी नहीं है क्योंकि हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो सीटी स्कैन में कभी कभी ऐसे कुछ आ जाता है जो दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। बट इफ देयर इज अ स्मोकर हु हैज सिम्टम्स और इज एसिम्प्टोमेटिक एंड इज मोटिवेटेड, डेफिनेटली वी शुड गेट अ लो डोज सीटी स्कैन। ठीक है, लंग कैंसर को लेकर ये चर्चा अभी जारी रहेगी, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है, कोई दुविधा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। हमारा नंबर है 011 जो हमारा कोड है 23097532। सो डॉक्टर राकेश, जब हम बात कर रहे हैं, बायोप्सी की बात कर रहे हैं, तो लोगों में उसको लेकर जिस तरीके से घबराहट है, जैसा अभी डॉक्टर उल्लास ने बताया, तो ऐसे ही और भी कई सारी थेरेपीज़ हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ मिथ्स हैं, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा एनलाइटन करें। जो सबसे बड़ा मिथ रहता है कि हम सोचते हैं कि हम बीमार नहीं हो सकते, हमें कैंसर नहीं होगा, या हमारे परिवार में किसी को कैंसर नहीं है तो मुझे कैंसर नहीं होगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो कैंसर के कुछ सिम्टम्स होते हैं वो लंग कैंसर में भी रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी को बुखार है, कुछ लंबे समय से खांसी है, खांसी जुकाम सभी को होता है बट हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, बट अगर लगता है कि 3 से 4 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है वो, साथ में अगर आपको लगता है कि खांसते वक्त उसमें खून आता है, तो ये एक सिम्टम्स हैं जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको मत सोचिए कि नॉर्मल खांसी जुकाम है, कुछ नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं। फैमिली हिस्ट्री है किसी को तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। जैसे अभी डॉक्टर बत्रा ने बताया कि अगर आपको स्मोकिंग का हिस्ट्री रहा है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो हम बात कर रहे थे, अगर वो है तो आप और सावधान हो जाइए। और हम यहाँ बोलेंगे कि सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड कीजिए। हमारे पास हर जगह चिकित्सक उपलब्ध हैं। अगर हम सोचें कि हर बंदा चला जाए अपने रेडियोलॉजी सूट पर बोले मेरा लो डोज सीटी स्कैन कर दीजिए, सो सीटी स्कैन के एक्सपोजर के अपने नुकसान भी है। हम लो डोज बोलते हैं बट उसकी फिर एक सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, तो हम ब्लैंकेट नहीं बोलेंगे उसको। अपने चिकित्सक का मिलिए, वो देखेंगे आपको कि किस वजह जी, से। एक कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं डॉक्टर प्रदीप साहू। नमस्कार डॉक्टर प्रदीप साहू, अपना सवाल पूछिए। भावना, वेरोनिका एंड ऑल डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि जो लंग कैंसर होता है, इसके इनिशियल वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं और ये कितने समय पहले दिखाई देते हैं, और मेल और फीमेल जेंडर में इसमें क्या फर्क दिखाई देता है? एक तो ये। दूसरी जो लंग डिसऑर्डर्स होते हैं उसके सिम्टम्स है, इसमें क्या फर्क दिखाई देता है? तीसरी बात, एयर क्वालिटी इंडेक्स में फर्क पड़ने पर लंग कैंसर में क्या फर्क दिखाई देता है? जी, लंग कैंसर के कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते हैं। जैसे डॉक्टर राकेश ने बताया, किसी भी आदमी को खांसी हो सकती है, सांस फूलना हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, पर अगर ये सिम्टम परसिस्ट करते हैं 1 महीने से ज्यादा, तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइए। गूगल से, चैट जीपीटी से, लोकल केमिस्ट से इलाज मत कराइए। हमारा प्रॉब्लम देश का ये है, वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे 30% केसेस जो हैं वो स्टेज 4 में डायग्नोस होते हैं, 70% केसेस अर्ली स्टेज में डायग्नोस होते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, क्योंकि लोग इन सिम्टम को बोलते हैं अच्छा वायरल हो गया था, अच्छा हमने ये और दवाई ले ली। कोई नहीं मानना चाहता है कि उसको कैंसर है, चाहे वो स्मोकर है चाहे वो नॉन स्मोकर है। तो अगर कोई भी सिम्टम जैसे खांसी का परसिस्ट करना, ब्लीडिंग होना, ब्रेथलेसनेस होना, आवाज जो है थोड़ी सी अलग हो जाना, वजन कम होना, अगर ये आपको 4 हफ्ते ज्यादा परसिस्ट करता है, अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए। वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे टीबी के लिए भी और कैंसर के लिए भी। दूसरा इन्होंने मेल और फीमेल के बारे में पूछा। नहीं जी, आजकल देयर इज नो डिवाइड।
ऐसा कुछ नहीं सिम्टम्स है। में भी कोई अलग तरीके बिल्कुल से नहीं जी, दिखता है? बिल्कुल नहीं। Okay. इनफैक्ट आजकल विमेन में भी स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ रहा है। एंड जैसे डॉक्टर राकेश ने बोला पैसिव स्मोकिंग इज देयर। इनफैक्ट अगर मैं डेटा की बात करूं, Right. आज से 20 साल पहले अगर 100 लोगों को लंग कैंसर था और 90 लोगों को मेन थे, आज 65 मेन हैं एंड 35 विमेन हैं। ओके So incidence in women is rising. It is a threat. It is a real threat. ओके डॉक्टर राकेश, ये कैसे पहचानें कि टीबी है कि लंग कैंसर की आशंका या है? बाकी कोई लंग को कोई भी डिसऑर्डर भी, हो, वो right. कैंसर से अलग किस प्रकार होता है? तो मैं आई थिंक इसका आंसर एक ही लाइन में देना चाहूँगा कि अगर आपको सिम्टम्स हैं, अपने चिकित्सक के मिलिए एंड उन पर छोड़ दीजिए, वो डायग्नोज करेंगे कि टीबी है, कि ब्रोंकाइटिस, स्मोकर, सीओपीडीज है, कि लंग कैंसर्स है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। सारे डायग्नोस्टिक का हमारे पास कुछ ना कुछ साधन है। जी। चाहे हम उसका कुछ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, इमेजिंग करते हैं, पेट सीटी है, हमारे पास एक स्टेप वाइज अप्रोच होता है। ओके। हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को 4 हफ्ते से खांसी है तो ये पूरा पैकेज है, करा लीजिए, आप डायग्नोसिस बन ओके, जाएगा। वी को स्टेप बाय स्टेप सिम्टम्स देंगे, हफ्ता है, कुछ एंटीबायोटिक देखेंगे, ठीक हो जाता है, सिम्टम्स रिजॉल्व है, फाइन, विल गो अहेड विद एक्सरे एज अ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल, सीटी स्कैन, पेट सीटी एंड इफ रिक्वायर्ड ओके, बायोप्सी। पर यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर किसी को पास्ट में टीबी हुआ है या अभी उसको टीबी है, तो क्या चांसेस हैं कि वो लंग कैंसर से भी ग्रस्त हो सकता है? इसमें 2 चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। टीबी की वजह से लंग कैंसर होना, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ओके। बट टीबी के व्यक्ति को लंग कैंसर भी हो सकता है और दूसरे कारणों की वजह से वो संभव है। ओके। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जिनको कभी पास्ट में टीबी हुआ है तो टीबी एक कारण बनेगा लंग कैंसर का, तो इसकी चिंता मत कीजिए। टीबी का दवाई लीजिए और स्वस्थ रहिए। बट साथ में जो हमने शुरू में बात किया कि लंग कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से कुछ आप रोक सकते हैं, अपने आप को भी और समाज को भी। स्टॉप स्मोकिंग। तो डॉक्टर साहब, जी। इसी में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी, हम इसकी रोकथाम कैसे करें, हम बचाव कैसे करें, अपने शरीर को कैसे बचाएं लंग कैंसर से? बहुत सिंपल है जी, स्टॉप स्मोकिंग। मैं तो करती नहीं हूँ। आपके आसपास कोई लोग हैं तो स्मोकिंग स्टॉप कीजिए। Okay. आपको कोई सिम्टम आता है तो डॉक्टर के पास जाइए। Okay. सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है, चैट जीपीटी से डायग्नोसिस नहीं करना है। प्लीज अगर आपको सिम्टम है, अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर राकेश टोल्ड वेरी वेल, एक बहुत आराम से स्टेप वाइज थिंक है। एक्सरे करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, नहीं ठीक होगा सीटी स्कैन करेंगे, नहीं होगा बायोप्सी करेंगे एंड विल फाइंड आउट वेरी इजीली। एवरी बिग हॉस्पिटल हैज दिस मोडालिटीज अवेलेबल। ओके, एक टाइम था कि जब कहा जाता था कैंसर नॉन क्योरेबल है, लेकिन अभी इतनी सारी एडवांसमेंट्स आ चुकी है, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, तो किस तरीके की एडवांसमेंट्स अभी कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर है और जो चांसेस हैं उसके क्योर होने के, वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि स्टेज 4 लंग कैंसर में मैं आपको ओरल गोली से लाइफ आपकी लास्ट स्टेज में 5 से 7 साल बढ़ा सकता हूं, तो क्या आपको लगेगा ये एडवांसमेंट है? फैंटास्टिक। लंग कैंसर में इनफैक्ट स्टेज 4 में 50% ऑफ पीपल कैन गेट ओरल मेडिकेशंस, ओके 30% ऑफ पेशेंट्स कैन गेट इम्यूनोथेरेपी। इनफैक्ट कीमोथेरेपी तो बहुत कम हो रही है। तो स्टेज 4 में बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके क्योर नहीं होता है, बट कंट्रोल से भी सर्वाइवल बहुत बढ़ सकता है। तो वही Okay. काफी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जिसकी जी। वजह से इलाज भी Correct. संभव हो रहा है। एक कॉलर और हमारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम, मेरा सवाल 2 थे एक्चुअली। एक तो ये पूछना था कि इंटरस्टिशियल लंग डिसीज जो होता है ILD, उसका कोई लिंक रहता है इसका लंग कैंसर के साथ आगे जाके भी इम्पैक्ट खराब हो? ओके और दूसरा सवाल था कि ऑटोइम्यून डिसीजेज में, जैसे मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और मैं मेथोट्रेक्सेट ले रहा हूँ ऑलरेडी 15 mg वीकली, तो उसका कुछ आगे जाके खतरा हो सकता है लंग्स पे, कोई साइड इफेक्ट ज्यादा या कुछ आगे? जी डॉक्टर राकेश। थैंक यू। सो अगर हम बाकी ट्रीटमेंट्स की बात करें, आपने इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का बोला, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोला जिसके लिए आप दवाई ले रहे हैं, यूजली उनका ताल्लुकात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज विल कन्वर्ट इनटू लंग कैंसर्स, दे आर नॉट द प्रिकर्सर्स। बट हाँ, लेकिन अगर आप देखें कि कई बार क्या होता है कि आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो उसमें लंग्स के अंदर कुछ प्रभाव आते हैं। और साथ में जो हमने शुरू में बोला कि बाकी फैक्टर्स ऐड करें, जब हम बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कैंसर को बचाती है, अगर मैं यहाँ बोलना चाहूँ कि हमारे शरीर के अंदर, आप सभी के अंदर कुछ ट्यूमर सेल्स रोज बनते हैं, लेकिन बॉडी में इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि उन ट्यूमर सेल्स को खत्म करके सफाई कर देती है। स्ट्रेंज।
जब ये इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम होती है तो वो जो छोटे छोटे ट्यूमर सेल्स बनते हैं शरीर के अंदर उनको ख़त्म करना कौन करेगा? जब आप इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं स्टीरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, तो उनकी अफेक्ट होती है। अगर आप हाई रिस्क हैं और पहले आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी, आप कंट्रोल कर रहे थे, बट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ताल्लुकात हो सकता है। इसलिए हम बोलेंगे, जब प्रिवेंशन की बात कर रहे थे स्मोकिंग, तो हेल्दी लाइफस्टाइल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेस फ्री लाइफ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, गुड फूड्स, जंक फूड थोड़ा सा कम करेंगे। सो स्मोकिंग के साथ अगर हम इसको ऐड कर दें, जो छोटा मोटा शरीर के अंदर इस तरह के दुष्प्रभाव नॉर्मली आते हैं, उसको क्लियरेंस बॉडी अपने आप कर देती है। डॉक्टर राकेश ने अभी मेंटल हेल्थ की बात की, तो ऑब्वियसली जब किसी को कोई बीमारी होती है तो मेंटली वो थोड़ा सा परेशान हो ही जाता है, और जब कैंसर हो तो परेशानी जायज़ है। मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है, इतना डर है कैंसर का, कैंसर हो गया, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे में क्या कुछ काउंसलिंग की जाती है, कुछ और ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं? डेफिनेटली कैंसर सिर्फ एक आदमी की बीमारी नहीं है, कैंसर एक शरीर की बीमारी नहीं है, कैंसर एक परिवार की बीमारी है। इनफैक्ट रोगी पे और उसके जो परिवार वाले हैं उन दोनों पे इतना फर्क पड़ता है। तो हम लोग काफ़ी टाइम पे हर पेशेंट को एक बिफोर ट्रीटमेंट एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट काउंसलिंग सेशंस देते हैं। हम लोगों के यहाँ लंग कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स हैं, हम लोगों के यहाँ लंग कैंसर सर्वाइवर्स मीट करते हैं कि जिसमें लोग एक दूसरे को दे गिव एनकरेजमेंट कि भैया मैं भी ठीक हुआ हूँ, तुम भी ठीक हुए हो। एक पेशेंट से जब वो मिलते हैं, देखिए डॉक्टर तो जो बोलेगा वो बोलते हैं, पर जब वो पेशेंट को मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो उनके मन में जो है वो आती है कि यस आई कैन फाइट इट आउट। एंड हमारे पास एक किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपको कहना है मैं लड़ूंगा, मैं इसको जीतूंगा। अगर आप ये करेंगे और ठीक ट्रीटमेंट लेंगे, डेफिनेटली ये आग में घी का काम करता है, अच्छा काम करता है। जी। और डॉक्टर साहब, कई कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जिनको हम नोटिस नहीं करते। हमें दिखता तो है स्मोकिंग, लेकिन अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सारी चीजें हम सोचते ही नहीं है कि इनसे भी कुछ समस्या हो सकती है। हम जब बोलते हैं ना कि मेंटल जो एक स्ट्रेंथ आती है, वो कभी कभी इस तरह के डेली एक्टिविटीज से भी आती है। सो मैं बोलूँ कि अगर धूप बत्ती जला रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का है, तो उससे जो एक पॉजिटिविटी आती है, आई विल नॉट से दैट इट विल लीड टू, बिकॉज अ स्मॉल स्टिक once a day in a healthy environment will not matter. Okay. But if it becomes a ritual and you are using it daily, like say wood burning, or if you say nowadays people are very fond of hookah bars where 10 people have e-cigarettes and vape also. Vape is also a trend. So absolutely people have realized, people have said that probably the e-cigarettes are good, but again they contain same carcinogen. In fact, they are equally harmful. So we should not be shifting from one to other, getting the same harm and thinking ourselves we are not right. Number one. Number two, we talked about the immunity. Right. Anything which makes you happy boost your immunity also. Okay. So if your immunity is boost up, small things will be taken care of. चलते हैं थोड़ा बहुत चोट लगता है, but ठीक हो जाता है ना अपने आप। तो I think we should not take life so hard and fast and to the line. Why so And serious? not for granted also. Not for granted. तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जहर किसी भी रूप में लिया जाए, जहर जहर ही होता है। तो डॉक्टर, अगर किसी को डायग्नोस होता है लंग कैंसर है, तो ऐसे में उनको किस तरीके की प्रिकॉशंस रखनी होती है, और क्या कुछ आप एडवाइजरी उनके लिए जारी करते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि बीमारी की स्टेज क्या है। अगर तो वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है, तो बीमारी पूरी कंट्रोल और क्योर होने वाली है। उसमें ट्रीटमेंट आपका 4 से 6 महीने चलता है। आप सर्जरी कराइए, रेडिएशन कराइए, फिर कुछ दवाई लीजिए, उससे ठीक हो जाता है। पर किसी को कीमो चल रही है तो जनरल प्रिकॉशंस। पर जनरल प्रिकॉशंस का मतलब ये नहीं है कि आपको होम अरेस्ट है, हाउस अरेस्ट है, बिल्कुल नहीं। किसी को बुखार है उससे दूर रहिए, आपको बुखार है हमारे पास आइए। बाहर का चाट पकौड़ी गोलगप्पा नहीं खाना है, घर का बना हुआ साफ सुथरा कुछ भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी अनटूवर्ड सिम्टम आता है, अपने डॉक्टर को आके मिले। ऐसा आजकल जो लंग कैंसर की दवाइयां हैं उससे तो 80% टाइम में बाल भी नहीं गिरते हैं। ओरल दवाइयां हैं, पर अगर कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा है तो आके बताइए। धूल धड़ाके से दूर रखिए, वेस्टर्न खाना थोड़ा कम खाइए। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल मत खाइए, मॉडरेशन में सब चलता है, बट अति हर चीज की बुरी है। Excess of everything is bad. डॉक्टर साहब, कीमो का भी लोगों को थोड़ा डर रहता है कि कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी। There's a lot of fuzz around chemotherapy. Myths भी बहुत है। तो कीमोथेरेपी के So बारे में I think साथ में हम ये भी ऐड कर देना चाहिए कि अगर हम कैंसर की ट्रीटमेंट करें, हमारे पास 3 मोडालिटीज़ हैं। कई बार हम दवाइयाँ देते हैं, कई बार हम सर्जरी भी करते हैं। अगर छोटा सा ट्यूमर एक जगह बैठा हुआ है और आसपास नहीं है, तो हम उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं। विद इन से
10 days 14 days ही इज कैंसर फ्री। ओके। एंड कभी कभी हम रेडिएशन थेरेपी भी यूज़ करते हैं, सिकाई यूज़ करते हैं, इसको आप आम भाषा में बोलते हैं, और कभी कभी हम सबका कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं। सो आप चिंता मत कीजिए, अगर डॉक्टर साहब बोलें कि सर्जरी की ज़रूरत है तो आप चले जाइए, क्योंकि आप कैंसर फ्री होने वाले हैं। ओके। और हम जब क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं ना, तो एक पॉजिटिव कैंसर चीज़, अगर किसी को मैं बोलता हूँ डायबिटीज़ है, तो शायद डायबिटीज़ लाइफ लॉन्ग ठीक नहीं होगी, बट कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है, अगर उसको, जैसे डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे, अगर हम उसको फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज कर से 80% क्योर पॉसिबल है। ओके। तो क्या अच्छा है, कैंसर की डायबिटीज दोनों बुरे हैं, बट क्योर संभव है। क्योर संभव है। जहाँ तक हम इन सभी दवाइयों या टेक्निक्स या डिजीज का जो हमने बोला सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमें पता है क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और हम अधिकतर मरीजों में उन साइड इफेक्ट्स को पहचान पाते हैं और ठीक कर पाते हैं। चिंता मत कीजिए, अगर हम बोले कि कभी कभी हवा के अंदर थोड़ा सा पॉल्यूशन है, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आप हवा मत लीजिए, सांस मत लीजिए, लीजिए साफ हवा में लीजिए, ट्रीटमेंट कराइए ठीक जगह से, टाइम पे कराइए। बिल्कुल टाइम पे कराएं, ट्रीटमेंट सही जगह से कराएं। लेकिन डॉक्टर, कई बार ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, क्योर भी हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वापस आ जाता है। रिलैप्स डेफिनेटली हो सकता है। एक बार अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि 80% केसेस में लोग फर्स्ट स्टेज में ठीक हो जाते हैं, पर 20% लोगों में रिलैप्स हो सकता है। तो इसीलिए फॉलोअप के दौरान पे डॉक्टर को मिलते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार सर्जरी कराई, 15 दिन में आप कैंसर फ्री आप घर चले गए। डॉक्टर को दिखाइए, फॉलोअप कीजिए, हम हर 3 महीने में 6 महीने में स्कैन्स करते रहेंगे, एंड देन विल सी व्हाट टू डू। कैंसर भी स्मार्ट है जी, कैंसर ऐसा छोटा मोटा बीमारी नहीं है। सो कोविड की भी सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर गया, तो कैंसर के सेल्स भी म्यूटेट कर जाते हैं। दैट इज व्हाई अर्ली डायग्नोसिस एंड नॉर्मल फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो एक तो हमें प्रिवेंशन करना है, उसके बाद अगर हो जाए तो विल पावर को स्ट्रांग रखना है, और तीसरा फॉलो अप जरूर लेते रहना है, अलर्ट भी रहना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल को जरूर फॉलो करना है। तो आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे है, तो इसके प्रति हमने अपने आप को जागरूक करने का प्रयास किया। उसके लिए डॉक्टर उल्लास साहब का और डॉक्टर राकेश साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।